नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा की और जानेंगे क्या है दुर्घटनाग्रस्त चेहरों की फेस रिकॉग्निशन की नई तकनीक। लेकिन सबसे पहले चैनल न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहे। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईआईटी कानपुर ने की हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा स्थापित। हाइपरसोनिक वाहन, रॉकेट और मिसाइल जैसे अनुप्रयोगों को बनाएगी सक्षम। चेहरों में बदलाव या दुर्घटना में लोगों की पहचान के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फेस रिकॉग्निशन तकनीक विकसित। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने तकनीक का किया प्रदर्शन। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा स्थापित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। S2 नाम की यह देश की पहली परीक्षण सुविधा हाइपरसोनिक वाहन, रॉकेट और मिसाइल जैसे अनुप्रयोगों में देश को और सक्षम बनाएगी। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। विकसित राष्ट्रों सहित विश्व के कुछ चुनिंदा देश हैं जहां हाइपरसोनिक स्पीड अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं हाइपरसोनिक टनल वाहन, अंतरिक्ष मिशनों और सामरिक दृष्टि से बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उपयोगी होती हैं। पिछले दिनों भारत भी ऐसी टेस्ट सुविधा वाले राष्ट्रों में शामिल हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की गई है। S2 नाम से जानी जाने वाली यह सुविधा वाहनों के वायुमंडलीय प्रवेश, क्षुद्र ग्रह प्रवेश, स्क्रैम जेट उड़ानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दौरान आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है, जिससे गगनयान, RLV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित इसरो और DRDO के चल रहे मिशनों को काफी फायदा हो सकता है। The facility we have right here is India's first free piston driven expansion tunnel test facility. It's a hypervelocity facility which was designed and developed by researchers in the Department of Aerospace Engineering IITK. It is capable of simulating flight velocities ranging from 3 to 10 kilometers per second. Therefore, it can replicate the re-entry conditions of space flight. It can also replicate scramjet flight, hypersonic flying vehicles within the atmosphere. 24 मीटर लंबी इस टनल सुविधा को एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनामिक्स लैब में स्थापित किया गया है। इसे आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 3 साल में विकसित किया है, जो पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। इस सुविधा से चल रहे मिशनों के साथ साथ ट्रेनी शोधकर्ताओं को नए अनुप्रयोग करने में भी काफी सहायता मिलेगी। It took us 3 years to design and develop this facility, and this facility, apart from being used for teaching hypersonics, it will also be used to cater to the needs of ongoing programs or the future missions of ISRO and DRDO. Well, to name a few, it includes Gaganyaan, hypersonic cruise vehicle program, and Agni missiles, intercontinental ballistic missiles, etc. यह उपलब्धि अब घरेलू स्तर पर उपलब्ध हाइपर वेलोसिटी परीक्षण क्षमताओं के साथ हाइपरसोनिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। साथ ही एरोस्पेस क्षेत्र के उत्साही लोगों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी। लापता लोगों की तलाश, समय के साथ चेहरों में बदलाव या फिर दुर्घटना में लोगों की पहचान के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक उच्च गुणवत्ता वाली फेस रिकॉग्निशन तकनीक विकसित की है। पिछले दिनों इस तकनीक का प्रदर्शन हैदराबाद में आयोजित
इन्वेंटिव 2024 के दौरान किया गया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई तरह की फेस रिकॉग्निशन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने उच्च गुणवत्ता वाला अत्याधुनिक स्वदेशी फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम मैग्नेट विकसित किया है, जिसके आधार पर सटीकता के साथ चेहरों की पहचान की जा सकती है। इस तकनीक के द्वारा लापता लोगों की तलाश और दुर्घटनाओं के दौरान लोगों की सही पहचान करने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि ये एल्गोरिदम चेहरे में उम्र के साथ आने वाले बदलावों को चिन्हित कर पुरानी तस्वीर से भी चेहरे की पहचान कर सकती है। इससे लंबे समय से लापता लोगों को भी तलाश किया जा सकता है। पिछले दिनों IIT हैदराबाद में आयोजित इन्वेंटिव 2024 में इस तकनीक का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। Technology essentially is a Gen AI and a combination of Gen AI and modern AI algorithms based on deep learning, where we are trying to actually recognize the obfuscated, the injured, and even the age-varying photographs across different samples. And we have tested our technology in different settings, including the Balasore train accident that happened. Our algorithm actually was able to recognize 120 bodies. मैग्नेट जेन AI और मॉडर्न AI को मिलाकर डीप लर्निंग आधारित एल्गोरिदम है, जिसमें भारतीय स्थानिक परिणाम पैटर्न WLMP फीचर डिस्क्रिप्टर का उपयोग किया गया है। शोधकर्ताओं ने एक ID एजेंडर नाम से डेटाबेस भी तैयार किया है, जो उम्र के साथ बदलने वाले फीचर्स के साथ साथ डीप फेक जैसी समस्या का भी समाधान कर सकता है। So this technology can be used in several social good applications, as I said, like missing children cases, or even actually the cases which are long pending, that there may be age variation of 5 year, 10 year, even 20 years, or even the document photographs which are now very old and it has the paper effect or even the scratch of the document, and the technology can also be extended for other long distance surveillance applications. इस स्वदेशी तकनीक का कई सरकारी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। अगले 2 से 3 साल में इस एल्गोरिदम को और एडवांस करके इसके व्यावसायीकरण की योजना बनाई जा रही है, जिसके आने से एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था के साथ साथ धोखाधड़ी और आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने में भी सहायता मिलेगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में समय से पहले जन्म लेने वाले 10 में से 1 का संबंध गर्भवती महिलाओं के बेहद सामान्य प्लास्टिक उत्पादों में रसायनों के संपर्क में आने से होता है। थैलेट्स नामक रसायन का उपयोग प्लास्टिक को नरम करने के लिए किया जाता है और यह प्लास्टिक के कंटेनर और रैपिंग, सौंदर्य देखभाल उत्पादों और खिलौनों सहित हजारों उपभोक्ता वस्तुओं में पाया जाता है। थैलेट्स को हार्मोन अवरोधक के रूप में जाना जाता है, जो किसी व्यक्ति के अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है और मोटापे, हृदय रोग, कुछ कैंसर और प्रजनन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ये रसायन हार्मोन को प्रभावित कर जल्दी प्रसव या जल्दी जन्म को तेज कर सकते हैं। इस शोध के लिए 5000 से अधिक गर्भवती महिलाओं के मूत्र में थैलेट्स के स्तर का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि रसायनों के संपर्क में आने से बच्चे का जन्म कितनी जल्दी हो सकता है। हाल ही में एक अध्ययन द्वारा शनि के सबसे छोटे चंद्रमाओं में से एक मीमांस की भारी गड्ढे वाली सतह के नीचे छिपे तरल पानी के एक वैश्विक महासागर का पता लगाया गया है। पेरिस के डॉक्टर वैलेरी लैनी के नेतृत्व में किए गए इस शोध के नतीजे नेचर जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। ये आश्चर्यजनक खोज कुल 5 से 15 मिलियन वर्ष पहले बने युवा महासागर का खुलासा करती है, जिससे मीमांस जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। मीमांस समुद्र निर्माण के शुरुआती चरणों
और जीवन के उभरने की संभावना के बारे में एक अनूठा उदाहरण प्रदान करता है। ये खोज नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से प्राप्त डेटा के विश्लेषण से संभव हुई, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक शनि और उसके चंद्रमाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। निमास की कक्षा में सूक्ष्म परिवर्तनों की बारीकी से जांच करके शोधकर्ता एक छुपे हुए महासागर की उपस्थिति का अनुमान लगाने और उसके आकार और गहराई का अनुमान लगाने में सक्षम रहे। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। चौदह फरवरी 1747 को ब्रिटिश खगोल शास्त्री जेम्स ब्रैडली द्वारा अपनी धुरी पर पृथ्वी की डगमगाती गति की खोज पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पढ़ा गया था। इस भिन्नता को उन्होंने न्यूटेशन नाम दिया, जिसका अर्थ है सिर हिलाना। ब्रैडली ने पहली बार मोलेनेक्स की वेधशाला में अपने अध्ययन के दौरान इस उतार चढ़ाव को देखा। उन्होंने इसके लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को जिम्मेदार बताया। हालांकि ये घोषणा करने से पहले उन्होंने चंद्रमा के नोड्स की गति का पूरा चक्र देखा, जिसमें लगभग 18 वर्ष लगे। 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो गैलीली का जन्म पीसा में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वोलोम्ब्रोसा के मठ में हुई थी। 1581 में वो पीसा विश्वविद्यालय में मेडिकल डिग्री में नामांकन के लिए गए। गैलीलियो गैलीली वास्तव में आधुनिक भौतिकी के संस्थापक थे, क्योंकि गैलीलियो ने अपना जीवन न्यूटन द्वारा परिभाषित गति के सरल नियमों के रहस्य को सुलझाने में बिताया। गैलीलियो की कई खोजों में गति के पहले नियम के रूप में आइजैक न्यूटन द्वारा बाद में उपयोग किए गए जड़त्व के नियम, दूरी और वेग के बीच संबंध और दूरी और समय के बीच और त्वरण की निरंतरता शामिल है। 17 फरवरी 1951 को भारत में CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस संस्थान का उद्देश्य देश में औषधि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत करना और आगे बढ़ाना था। संस्थान ने सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए भावी नेताओं को तैयार करने के लिए नई दवाओं और प्रौद्योगिकियों के अपने मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 19 फरवरी 1473 को गणितज्ञ और खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि सूर्य स्थिर है और ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। उन्होंने एक ब्रह्मांड की अवधारणा बनाई, जिसमें सूर्य से ग्रहों की दूरी का उनकी कक्षाओं के आकार से सीधा संबंध था। उस समय कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित विचार बहुत विवादास्पद था, फिर भी ये दुनिया को देखने के तरीके में बदलाव की शुरुआत थी। कोपरनिकस को उस धारणा के आरंभकर्ता के रूप में देखा जाने लगा, जिसे आमतौर पर वैज्ञानिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।